हमने बेटा ग्रेविटेशन देखा था। अभी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस देखेंगे। दिस स्पेशल केस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ठीक है, क्या स्पेशलिटी है वो तो बात करेंगे ही हम। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन है वो एक जनरल टर्म है, किन्हीं भी दो मासेस के बीच की फोर्स को ग्रेविटेशन बोलते हैं। लेकिन बेटा जो ग्रेविटी है ये किसके बीच में है? इट इज ए पर्टिकुलर टर्म, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ and any other object. Gravity is the gravitational force between earth and any other object. मान लो ये अर्थ है बेटा, जब भी हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ एक होमोजेनियस स्फीयर एज्यूम करेंगे हम। ठीक है, अर्थ का रेडियस है r और अर्थ का मास है m। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है, इसके सेंटर से लेके अर्थ का सेंटर का जो डिस्टेंस है, मान लो वो डिस्टेंस है जी r। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास है m तो देखो ग्रेविटी का फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट of mass m is lying at a distance r from the center of earth, center of earth, अर्थ का मास है m और अर्थ का रेडियस है r। If an object of mass m is lying at a distance r from the center of earth, कुछ नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। If an object of mass m is lying at a distance r from the center of earth, और अर्थ का मास हम ले रहे हैं m, अर्थ का रेडियस ले रहे हैं r, देन बेटा जो f होगा that would be equal to gmm by r square. This is according to Newton's law of gravitation. F equals to gmm by r square. ठीक है, ये ग्रेविटी है, इसमें m इज मास ऑफ अर्थ, r इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r। बेटा जो r का वैल्यू है कैपिटल R, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रॉम द अर्थ का जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर, ये वाला, which is equal to 6.4 into 10 raised by 6 मीटर। डन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला डिस्टेंस देखो कितना ही होगा, मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर या 10 किलोमीटर भी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द surface of earth,
अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, तब हम ये बोलेंगे कि स्मॉल आर जो है इट इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस निग्लिजिबल होगा। और जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे, देन योर एफ विल बी Gmm/r²। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां पर वैलिड होगा? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। कैपिटल आर का स्क्वायर कब लिखोगे? व्हेन यू आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से जब ज्यादा दूर नहीं है, अदरवाइज यहाँ स्मॉल आर ही आएगा। इस ग्रेविटी के कारण, बेटा ग्रेविटी फोर्स को बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। आपको पता है कि फोर्स जो है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हमारे पास एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू m इंटू ए। यहां पर ए की जगह हम लिखते हैं g। फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। g इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g is acceleration due to gravity. We know that F is equal to m into a। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। Also near the surface of earth। अब यहां a की जगह क्या बोलेंगे? g। Therefore F is equal to m into g। लेकिन अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया कि जो F है दैट इज इक्वल टू g mm/r²। इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा देखो, फ्रॉम 1 and 2 we get m into g is equal to g mm/r²। ठीक है, F इक्वल टू एम ए की जगह g लिखना, और इसी फोर्स को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, दिस m and m विल बी आउट, तो g आ जाएगा Gm/r²। ये है बेटा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये जनरल नहीं है, ये तब है व्हेन वी आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखोगे तब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देयरफॉर बेटा हम ये बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू Gm/r²। क्या इस एक्सप्रेशन को किसी और फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है? डायग्राम देखो क्या थी हमारे पास। ये अर्थ है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, मास है m। बेटा इसी एक्सप्रेशन को, इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको ध्यान से देखना है, इसमें स्मॉल m नहीं दिखेगा आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है वो लास्ट में लिखवा दूंगा। इफ अर्थ is assumed to be a homogeneous sphere of radius r,
अगर हम अर्थ ये एज्यूम कर लें कि अर्थ एक होमोजेनियस स्फीयर है जिसका रेडियस r है, देन बेटा जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर मैं रो से रिप्रेजेंट करूं, आपको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, सो दैट वुड बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, विच मीन्स कि m जो होगा उसे आप लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इस m को जब आप यहां डालोगे, g आपके पास बनेगा g/r², ऐसे लिख देता हूं यहां, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इस m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो g आपके पास आएगा g/r² इंटू m 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। यहाँ r² दिख रहा है आपको, ये r क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4/3 पाई g रो r। ठीक है बेटा, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और ये दूसरा एक्सप्रेशन मैं यहीं लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव टू इक्वेशंस नाउ। One is small g equal to gm/r² and the other is small g equal to 4/3 pi rho g into r। दोनों एक्सप्रेशंस में देखो, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके पर्टिकुलर्स कहीं नहीं दिख रहे, ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट का साइज वैसे भी नेग्लिजिबल ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of mass of the body. It depends on mass of earth। किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो मास ऑफ प्लेनेट बोल दो, ये m दिख रहा है आपको, r भी दिख रहा है आपको, यहां पर भी है r, यहां पर भी है, सो वी कॉल इट एज radius of earth and it also depends on density of earth। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है। अगर बेटा आप इन एक्सप्रेशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, यहां आपको थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगी, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, मास ऑफ अर्थ भी है, रेडियस ऑफ अर्थ भी है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और डेंसिटी ऑफ अर्थ भी है। ठीक है, तो ये जो प्लेनेट जिसकी ग्रेविटी की बात करते हैं उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, मतलब प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी होगी वो प्लेनेट के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी क्या है और उसका रेडियस कितना है। ठीक है, अब अगर कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं कर रहा था, अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन देखें ना, देखना ध्यान से, यहां g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, लेकिन अगर आप यहां देखोगे, यहां तो न्यूमरेटर में दिख रहा है r, तो कब कौन सा लगाना है वो समझो। इफ टू प्लैनेट्स have same mass,
देन G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। कैसे बेटा? अगर दो प्लैनेट्स का मास सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन। मतलब अगर एक प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G1 तो उसे ऐसे लिखना Gm/R1 स्क्वायर। दूसरे प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G2, उसे आपने लिखना है Gm/R2 स्क्वायर। देयरफॉर इन दोनों को देखो, अगर मैं G1 को G2 से डिवाइड कर लूं, डिवाइड करके आप चेक करना, इट वुड बी R2/R1 होल स्क्वायर। R2/R1 होल स्क्वायर। यहीं से बोल सकते थे ये चीज डायरेक्टली। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सीधा याद रखो G1/G2 इक्वल्स टू R2/R1 होल स्क्वायर। सर हमने G1 G2 क्यों लिया यहाँ? एक प्लेनेट के लिए G1, दूसरे प्लेनेट के लिए G2। टू प्लैनेट्स की बात हो रही है। अगर एक इफ टू प्लैनेट्स हैव सेम मास, एक के लिए G1 Gm/R1 स्क्वायर, दूसरे के लिए G2 Gm/R2 स्क्वायर। ठीक है, मान लो दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनका मास बराबर है लेकिन रेडियस डिफरेंट है। क्वेश्चन है, खाली सिचुएशन है। अब कौन से ऐसे दो प्लैनेट है, वो तो है ही नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है कि दो ऐसे प्लैनेट जिनका मास सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, ऐसे कोई दो प्लैनेट है ही नहीं। बट क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं बोल सकते ना ऐसे प्लैनेट नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं बोल सकते। अगर दो प्लैनेट्स का मास सेम हो तो m आपका कांस्टेंट हो गया। एक प्लैनेट के लिए यहां लिखूंगा G1, यहां भी R1, लेकिन ये m ही रहेगा। दूसरे के लिए यहां लिखूंगा G2, ये R2, ये तो m ही रहेगा क्योंकि m सेम है। तो जब आप रेशियो फाइंड करोगे R2/R1 होल स्क्वायर, क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे बेस्ड, पता चल गया देते हैं। यस सर। अब देखो, अगर क्वेश्चन का कुछ स्टेटमेंट इस तरह का है कि डेंसिटीज की बात की हुई है, दो प्लैनेट की डेंसिटी सेम है, इफ टू प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी। देखो ये 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और अगर मैं इफ बोल रहा हूं, इफ डेंसिटी इज आल्सो सेम, तो ये सब कांस्टेंट हो गए। इफ टू प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, if two planets have same density, तब हम ये बोल सकते हैं कि G is directly proportional to R। बोल सकते हैं, नहीं बोलो? यस यस सर। एक प्लेनेट के लिए अगर मैं G1 बोलूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के, क्योंकि डेंसिटी सेम है ना। नहीं तो मैं लिखता 4/3 पाई G रो R1, तो ये कांस्टेंट ही तो है। और दूसरे प्लेनेट के लिए लिखूंगा G2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 के। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप यहां पर देखोगे G1 और G2 की रेशो, तो वो आएगी सिंपली R1/R2, क्योंकि ये 4/3 पाई G रो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फाइनली ये दोबारा लिख रहा हूं रिजल्ट। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो एक्सप्रेशंस हैं। वन इज G इक्वल टू Gm/R स्क्वायर, दूसरा है G इक्वल टू 4/3 पाई रो GR। अगर मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट मतलब सेम, तो बोलेंगे G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। G1/G2 will be equal to R2/R1 होल स्क्वायर।
1 ऊपर R1 नीचे, G1 ऊपर R1 नीचे, G2 नीचे, R2 ऊपर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर डेंसिटी सेम है तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तब बेटा G1 बाय G2 जो होगा R1 बाय R2 होगा। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल स्कूल में करने होंगे, जब भी मौका मिलेगा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऐसा एक पेंडुलम, इसको बोलते हैं एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। एक मेटल का स्फीयर होता है जो हैंग करता है फ्रॉम ए सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अगर इसकी लेंथ L है, आपने वैसे डायमेंशंस में भी देखा होगा ये फॉर्मूला, इसको जब हम डिस्प्लेस करते हैं ये इधर जाता है फिर इधर आता है और ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। बेटा इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। आई होप आपने डायमेंशंस में जरूर इस फॉर्मूले को देखा होगा। यस सर। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता क्यों है, मतलब इसका पर्पस क्या है। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम कोई ना कोई चीज फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये देखते हैं कि इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब भी पेंडुलम की लेंथ फाइंड करते हैं, एक तो ये थ्रेड की लेंथ होती है, प्लस इस स्फीयर का रेडियस भी इंक्लूड होता है उसमें, क्योंकि सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। लेंथ फाइंड करते हैं और दूसरा हम टाइम पीरियड निकालते हैं। हम देखते हैं कि 10 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा, तो 10 ऑसिलेशंस में अगर 50 सेकंड लगे, मान लो 10 ऑसिलेशंस में 50 लगे तो एक में 5 लगते हैं, तो वो हो गया टाइम पीरियड। तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले में डालते हैं, जी निकाल देते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जहां हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। अब वो जो जी की वैल्यू हमारे पास इन जनरल आएगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जो सरफेस ऑफ अर्थ के पास होगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली आपने बड़ी बार नोट किया होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से नहीं पता चलेगी। आल्दो अगर आप सोचो कि जी का वैल्यू फाइंड करना है, मैं ये फाइंड करूं, ये फाइंड करूं, ये डालूं, तो जी निकल ही जाएगा, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। अर्थ का मास कैसे पता करेंगे, कोई वेइंग स्केल में थोड़ी अर्थ को रखेंगे उठा के, पूरा गोला उठा के रखा और दूसरी तरफ देखेंगे इतना वेट हो जाएगी। हम इनफैक्ट ये जो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से, इस पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट से जी निकालते हैं, जी की वैल्यू यहां डालते हैं और फिर मास निकालते हैं। देखो इन एक्सप्रेशंस का क्या फायदा है, हम मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल M, हम डेंसिटी ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास, देखो वी नो कि जो स्मॉल g है इट इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, G इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू GM, तो M आपके पास आएगा GR स्क्वायर बाय G। इस स्मॉल g की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बेटा इसे सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट आता है। आल्दो डायरेक्ट मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, हम फॉर्मूले से ही फाइंड करेंगे। दिस इज अप्रोक्सीमेटली द मास ऑफ अर्थ।
तो इस एक्सप्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम अर्थ का मास कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²4 kg। इन वैल्यूज के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, अर्थ का रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था, तो वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ। ये वाले फॉर्मूला को यूज किया तो अर्थ का मास पता चला। इसको मिटा देता हूं। अगर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, यहां से देखना बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालनी है, हाउ वी फाइंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर आप मैथमेटिकली देखो, यहां से रो आपके पास आ जाएगा 3g डिवाइडेड बाय 4πgr। देखो जरा, ठीक है, 3g डिवाइडेड बाय 4πgr। इट मीन्स it is equal to 3 × 9.8 divided by 4 × 3.14 पाई का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये सारी कैलकुलेशंस करें तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आता है 5.5 × 10⁻। ये डेटा आपने ना याद रखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। तो अर्थ की डेंसिटी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली अर्थ की डेंसिटी है 5.5 × 10⁻³ kg/m³, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर लो, ठीक है, kg/m³ होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो 9.8 वाली वैल्यू है वो हम पेंडुलम से निकालते हैं, पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 500 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे एक पर्सन का वेट है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। What will be the weight of person? Same person will be the weight of same person on a planet whose mass is same as that of Earth, but radius is double of that of Earth. अर्थ के सरफेस पे एक देयर इज अ पर्सन, उसका वेट है 500 न्यूटन। तो किसी ऐसे प्लेनेट पे पर्सन का वेट कितना होगा जिस प्लेनेट का मास उतना ही है जितना अर्थ का है, बट रेडियस इज डबल। रेडियस जो है दैट इज डबल ऑफ दैट ऑफ अर्थ। रेडियस अर्थ के रेडियस से डबल है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन इस तरह का करना होगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखेंगे। ऑन अर्थ अगर मैं बोलूंगा gm = gm/r² है, और ये वैल्यू दी हुई है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन नहीं सॉरी mg की बात। ऑन अर्थ वेट दिया, वेट होता है mg, एंड दैट इज गिवन
टू बी 500। लेकिन बेटा जो g है दैट इज इक्वल टू gm/r²। अर्थ के लिए कोई जरूरत नहीं है बेटा आपको मास फाइंड करने की। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कंबाइन करके W इक्वल टू m इंटू जी। m इंटू जी की जगह ये आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 500। कोई डाउट है? उस प्लेनेट पे जिसकी यहां बात की हुई है अगर वेट W डैश है क्या बनेगा? ये G आपको बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, ठीक है। उस प्लेनेट का मास उतना ही है जितना अर्थ का है, m ही लिखो। आदमी वही है तो पर्सन का मास m ही लिखो। r की जगह क्या लिखो? 2r का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करो। इट विल बी इक्वल टू, समझ में आ गया? Gmm/4r²। और आपको पता है इसमें ये जो Gmm/r² है ये तो W है, सो आपका आंसर आया W/4, या W दिया हुआ था 500, 500/4 दैट इज इक्वल टू 125 न्यूटन। सीमा चेक करो आपने कुछ और लाया आंसर। सर मेरा ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब जब मास सेम होता है तो G1/G2 जो है वो होता है R2/R1 का होल स्क्वायर। कब? अगर मास सेम हो तो। अब मैं GE लिख देता हूं अर्थ के लिए, क्योंकि जो वेट में चेंज होगी ना वो होगी G की वजह से, मास थोड़ी ना चेंज होता है। GE/GP। मान लो अर्थ का रेडियस R है तो उस प्लेनेट का रेडियस है 2R। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो GE/GP आपके पास आया 4, तो यहां से देखो GP कितना आया? GE/4। अगर आप m से मल्टीप्लाई कर दो mgp इज इक्वल टू mge/4। mgp हो गया वेट ऑन प्लेनेट, ये हो गया वेट ऑन अर्थ, सो दैट इज इक्वल टू 500/4। आंसर इज 120। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सीधा देखो रेडियस डबल हुआ तो वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी, स्क्वायर है इसलिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इस बार क्या लिखा है? The weight of a person on the surface of Earth is 500. What will be the weight of same person on a planet जिसकी डेंसिटी सेम है बट रेडियस डबल है? ट्राई कर लो, इसको भी इजी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन हमने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी देखा। वहां मैंने आपको क्या बताया? अगर प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ के लिए है तो RE और प्लेनेट के लिए है तो RP। डिवाइड करके देख लो अभी, GP/GE इज इक्वल टू RP/RE। ये रिजल्ट आएगा 2। तो GP कितना हुआ? 2 टाइम्स GE, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो m से, वेट बनाना ना। m इंटू GP इज इक्वल टू 2 इंटू mge। तो ये W डैश है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू mge कितना है? 500। इट इज इक्वल टू 1000। मतलब रेडियस डबल होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी अगर मास सेम हुआ तो, और अगर डेंसिटी सेम हुई तो डबल हो जाएगी। तो वही इफेक्ट वेट पे भी होगा, ठीक है। इतना कर लीजिए आज, इसको फिर से देख लीजिए, वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा मैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन अर्थ के सरफेस से ऊपर जब हम किसी बॉडी को ले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे होता है। वेरिएशन इन G विद हाइट।